Okay, now you can hear me, beta? Yes, ma'am. Okay. And the screen is clear to you? Yes, ma'am. Yeah, good evening, beta. Fine. So last class till where we have completed, I think here only DNA versus RNA. That's what we have done. Yes, ma'am. Okay, fine. So a little bit of this. सो सेंट्रल डॉगमा हमने लास्ट टाइम किया था, जो ये बताता है कि अगर डीएनए खुद का रेप्लिकेशन करता है, खुद डीएनए डीएनए ही फॉर्म करता है तो वो रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अगर आरएनए बनाता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए अगर प्रोटीन बनाता है तो उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, एंड इफ आरएनए डीएनए बनाता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इनके पर्टिकुलर एंजाइम्स है जिसके अकॉर्डिंगली वो ये सारी चीज़ें फॉलो होती है। ठीक है। देन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि टू फाइंड आउट दैट हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पता कैसे चलेगा कि सेल का कौन सा ऑर्गेनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये टू ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओके, क्योंकि सेल तो सेल एज अ यूनिट अगर हम देखते हैं, इफ वी से कि दे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इफ आई से दैट स्पर्म एंड ओवा दोनों एक इंडिविजुअल सेल ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेल के फ्यूजन की वजह से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आगे के जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है पूरी तरीके से। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स है, या फिर वो सेल मेम्ब्रेन है। क्या चीज़ है जो मतलब आगे चलकर मतलब सभी चीज़ों को एक जैसा रखती है, या क्या चीज़ है जो कैरी फॉरवर्ड करती है। सो ये जो एक एक्सपेरिमेंट है जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया, इट वाज परफॉर्म्ड ऑन दीज माउस एंड इट वाज डन दैट कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से, जस्ट होल्ड, सो ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसके वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है चीज़ों का वो पॉसिबल हो पा रहा है। सो दिस वाज द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सिमिलरली हर्शी एंड चेज का भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पर हमको पता चला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द लाइटिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया। इसे इस ये जो पूरी साइकिल दिखाया हुआ है इस तरफ या इस तरफ जो भी है, ओके, दोनों ये जो है वो बैक्टीरिया का लाइटिक साइकिल बोला जाता है। वायरस का लाइटिक साइकिल, लाइटिक मतलब टू किल। वायरस का काम ये है कि अगर खुद को बढ़ाना है तो होस्ट में पहले इनकॉर्पोरेट करो खुद को, उसके बाद अपने नंबर को इंक्रीज करो और उसके बाद होस्ट को किल करो। ये वायरस का एक नॉर्मल प्रिंसिपल है। दिस इज हाउ द वायरस सर्वाइव। ठीक है, वायरस मल्टीप्लाइज। सो ये वायरस इसी तरह से काम करते हैं कि पहले तो खुद का जेनेटिक मटेरियल होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर दो। होस्ट मतलब कोई भी हो सकता है, वो ह्यूमंस हो सकते हैं, वो कोई और एनिमल हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर आप वायरस का जो जनरली एक वायरस का अगर हम स्टडी करते हैं,
जो एक बोलते हैं ना कि प्राइमरी लेवल ऑफ स्टडी की वायरस के बारे में अगर आपको जानना है तो नॉर्मली वायरस जो होते हैं वो बहुत पिक्यूलर है अपने जो व्हाट वी से अपने चॉइस के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर है मींस वायरसेस आर वेरी मच लाइक, अगर वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं सपोज, तो दे आर कॉल्ड प्लांट वायरसेस एंड दे आर वेरी मच पिक्यूलर कि वो सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करेंगे, उनकी प्रेजेंस एनिमल्स या किसी और ऑर्गेनिज्म को हिंडर नहीं करेगी। दैट इज हाउ द वायरस वर्क्स, दैट इज हाउ they are very much means choosy, very much strict regarding their actions and all that. So जो प्लांट वायरस है वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जो एनिमल वायरस है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वायरस हैं वो अकॉर्डिंगली उसी उसी को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी इन्फेक्ट करेगा, बट द म्यूटेशंस, अगर वायरसेस में चेंजेस आते हैं या वायरसेस में कुछ जेनेटिकली आप उसको मॉडिफाई करते हो हो सकता है कि कोई किसी और ऑर्गेनिज्म का वायरस जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करे जो उसकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज रखता हो, ठीक है। एक एग्जांपल आपको जैसे देती हूँ, जो आप आजकल जो सुन रहे होगे जो कि कोरोना वायरस जो है, जो आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि वो बैट से आया, बैट्स की वजह से वो ह्यूमंस में आया और ह्यूमंस में फैल गया है। ये जो एक नॉर्मल व्यू रिप्रेजेंट हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैट वाला वायरस हमें क्या करने इन्फेक्ट हुआ, द थिंग इज वी शेयर अ लिटिल बिट ऑफ सेम प्रॉपर्टीज लाइक बैट्स, बिकॉज बैट्स भी मैमल्स हैं और हम भी मैमल्स हैं, ठीक है। तो मैमेलियन होने की वजह से हो सकता है कि वायरस ट्रांसफॉर्मेशन होकर ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, तो अगर हम जो ऑर्गेनिज्म जो बहुत नियर बाय होते हैं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, दे कैन बी इजी, बोलते हैं ना इजी प्रे फॉर दीज टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस एंड ऑल दैट। ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो द रियल स्टडी स्टिल, जो भी डिक्लेरेशंस हैं वो वी डोंट नो। देखो बहुत सारी थियरीज इसके पीछे है कि कोरोना जो है वो बैट से आया है, कोरोना जो है वो मॉडिफाइड वायरस है, कोरोना जो है वो लैब में तैयार किया गया वायरस है, आर्टिफिशियल वायरस है। स्टिल नो सॉलिड प्रूफ इज देयर कि भाई वायरस जो है वो आर्टिफिशियल था या कैसा था या कहाँ से आया। nobody knows that and nobody wants to talk about it, but the thing is actually ये जो कोरोना जो वायरस है वो सार्स की फैमिली को बिलोंग करता है। आई थिंक सार्स आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट सार्स? सीवियरली एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी Yes. सिंड्रोम। आई थिंक अगर आप लोग न्यूज पढ़ते हो तो आज के कुछ सालों पहले फॉरेन Yes, ma'am. कंट्रीज में सार्स फैला था, Yes, ma'am. ठीक है। तो जो लोग जो बायोलॉजी जानते हैं उनको ये पता है कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। जब आज के पहले जो सार्स था उसमें जो वायरस था वो उसी टाइप का वायरस है। सो बीइंग बायोलॉजिस्ट इट्स नथिंग अ न्यू थिंग कि सडनली कोई नई चीज आई है, वो ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट में थी एंड समवॉट समथिंग मस्ट हैव डन उसके अकॉर्डिंगली जो हुआ है वॉट एवर, एंड नाउ इट इज कॉल्ड कोविड। अब उसको नाम कोविड दे दिया, ठीक है। तो वायरसेस आर वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग देयर होस्ट, दे विल नॉट गो एंड अटैक रैंडमली टू द, वो सडन प्लांट से एनिमल को अटैक नहीं करते हैं, एनिमल से प्लांट को अटैक नहीं करते, एंड दे आर वेरी मच मतलब बहुत पर्टिकुलर। जैसे रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट मतलब जैसे काऊ वगैरह जो केटल में रहती है, तो इनके वायरसेस अलग होते हैं, वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हर्शी चेज ने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उनको स्टडी करना ज़रूरी हो गया कि क्योंकि ह्यूमंस पे तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हो कि वायरस को इंजेक्ट करो एंड स्टडी अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। एनिमल्स पे भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इफेक्ट जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप स्टडी नहीं कर पाओगे। सो इजी जो है वो क्या है कि बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस लिया
एंड दैट्स वाई दे हैव स्टडीड कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने से होस्ट के साथ वो, क्योंकि आपको पता है ई कोलाई हर 20 मिनट्स पर, ई कोलाई जो है वो हर 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है, each every 20 minutes it divide. So you can imagine that within 24 hours उनका नंबर क्या हो जाए, they will increase suddenly. Okay, so अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो एक एक इकोलाई के अंदर बहुत सारे वायरसेस बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ वायरसेस विल बी 4 टाइम्स, मतलब जो हो रहा होगा उससे 4 to 5 टाइम्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो, दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग आउट। सो वायरसेस को पता है कि हमको कब तक होस्ट की ज़रूरत है, जब तक वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो जाते हैं, जब तक वो पूरी तरीके से खुद को बिल्टअप नहीं कर लेते हैं, तब तक वो होस्ट के अंदर रहते हैं। वंस दे आर फॉर्म्ड, वंस दे आर स्ट्रॉन्ग, वंस दे आर इनफ मेच्योर्ड, then they will burst the host and they will come out of it, and this is how they will spread in the environment। इसी तरीके से वो स्प्रेड होते हैं। ये जो आप वायरसेस कोरोना वगैरह वायरसेस है, अगर आप इसको डालोगे नेट पे, अगर देखोगे हाउ डज इट मल्टीप्लाइज, तो कोरोना भी हमारे जो आप वो एड्स में देखते हो ना, ऐसा वाला वायरस दिखाते हैं जिसको कांटे कांटे निकले रहते हैं, गोल गोल दिखाते हैं और कांटे कांटे निकले रहते हैं, नॉर्मली इसी तरीके का वायरस दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वायरस है वो हमारी बॉडी सेल में नहीं जा रहा है बेटा, वो सिर्फ सेल से अटैच होता है और सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पास कर देता है। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है, इस कवर का आप कोई नीड नहीं है, इट विल जस्ट वो डीनेचर हो जाएगा अपने आप। जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होकर अब वो हमारे सेल्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा और हमारे सेल्स को मैनेज करेगा, मींस इट विल कंट्रोल, जो यूनिट है वो इस पर्टिकुलर डीएनए के यूनिट में आ जाएगा, मतलब दैट इज व्हाट। इसलिए मतलब एक्चुअली ये जो वायरसेस है इनके पास तो आरएनए है, तो उनको आरएनए से हमारे डीएनए के अंदर काम करना है, तो वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं हमारी सेल, हेल्दी सेल को कॉपी करके, और इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उल्टा काम करना, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Okay, so that is what the Hershey and Chase experiment is. Then you have this one, डीएनए वर्सेस आरएनए। क्यों डीएनए को आरएनए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया? तो उसकी बहुत सारी स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं, केमिकली स्ट्रक्चरली वो स्टेबल है, अपने से अच्छे से रेप्लिकेट होता है, एज वाइज जो है ऐसा नहीं है कि डीएनए में कुछ अलग हो जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लाइफ साइकिल एंड चेंजेस इन फिजियोलॉजी, कैसे चेंजेस इन फिजियोलॉजी है, दैट मीन्स म्यूटेशंस एंड ऑल दैट। ओके, एंड म्यूटेशन प्रोड्यूसेस वेरिएशंस, अगर ये चेंजेस इस पर्टिकुलर डीएनए में नहीं आएंगे तो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरिएबल्स नहीं होंगे, दे विल नॉट बी वेरिएबल टू ईच अदर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फैमिली। ओके, यू जस्ट इमेजिन अगर म्यूटेशन और वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता, आपके जो पापा, अंकल, दादाजी, जितने लोग हैं फैमिली में सब एक जैसे दिखते, और मम्मा, मौसी, नानी सब एक जैसे दिखते, तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि भाई मेरी मम्मा कौन है? सो दैट इज वाई म्यूटेशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड ये म्यूटेशंस जो है वो, जो भी म्यूटेशन छोटा मोटा जैसा भी म्यूटेशन होता है, दैट मीन्स यू आर अडेप्टिंग द एनवायरमेंट। ओके, आप एनवायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हो टू, क्यों अडेप्ट कर रहे हो? टू सर्वाइव। if you are strong enough, if you are able to welcome the changes, then only these mutations will be successful and it will held properly. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. ठीक है, so or expression of genetic message in form of Mendelian characters. So law of dominance, law of segregation, law of independent assortment,
एक्सप्रेशन मतलब जेनेटिक जो जीन में है वो फिजिकली अगर नहीं दिखेगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो डीएनए का क्या काम? डीएनए उस चीज को फिजिकली अगर एक्सप्रेस करेगा तभी वो सक्सेसफुल माना जाता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को जो 20 अमीनो एसिड्स है हमारे, वो अच्छे से याद है ना बेटा? मिथ्योनाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, प्रोलाइन, आर्जिनाइन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन। ओनली 10 एसेंशियल वंस यू रिमेंबर। ओके, तो मैंने 10 बोल दिया, बाकी के you have to remember 20 amino acids anyhow beta. You are appearing for NEET, please revise biomolecules anyhow and do remember all of them. Okay, वरना नीट को तैयार करने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर ऐसे बेसिक्स छूटेंगे तो। डू रिमेंबर ऑल 20. सो जस्ट सी दिस जेनेटिक कोड। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? 4 लेटर्स हैं, ACGT या ACGU जो भी आप मान लो। ठीक है, तो अगर हम उनको सिंगल में लेते हैं कि भाई A है वो एक अमीनो एसिड के लिए, C है वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए, तो ऐसे तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, चलो अगर हम उनको डबलेट मतलब डुएट कर देते हैं कि AA, AC, AG, AU, देन सी के साथ भी सभी का पेयरिंग, जी के साथ पेयरिंग, यू के साथ पेयरिंग, तो हम आउट ऑफ 20 ओनली 16 अमीनो एसिड्स जो हैं, देख रहे हो, ओनली 16 अमीनो एसिड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, बाकी के 4 का क्या? ठीक है, सो दैट्स वाई ये देखो कितना मतलब नेचर कितना ज्यादा एजुकेटेड है, नेचर कितना ज्यादा बैलेंस्ड है। ठीक है, ACGU ये तो हमने सिर्फ डीएनए को स्टडी करके निकाला है कि हमें पता है कि ये 4 बेसिस के ऊपर सारी दुनिया चल रही है। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, या हम हो, या कोई और एनिमल्स हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म will be depending on these types of nitrogen bases only, और वो भी है 4 अमीनो एसिड्स। तो ये जेनेटिक कोड जो है वो किस तरीके से होना चाहिए? सिंगल सिंगल होगा तो सारे अमीनो एसिड्स के लिए काम नहीं करेगा, और अगर डबल में होगा तो भी सारे अमीनो एसिड्स के लिए काम नहीं करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जेनेटिक कोड जो है वो ना ही सिंगल होगा ना ही डबल होगा, इट शुड बी इन ट्रिपलेट्स। सी दिस। Okay, can you see here? देख रहे हो आप लोग? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द जेनेटिक कोड इज। जेनेटिक कोड जो है वो हमेशा ट्रिपलेट में होना चाहिए। ये नेचर ने खुद से बनाया है। हमें तो बाद में डिस्कवरी के बाद समझ में आया है कि कोड जो है वो 3-3 में पढ़े जा रहे हैं। क्यों 3 में पढ़े जा रहे हैं? क्योंकि अगर एक में पढ़ते हैं तो सारे अमीनो एसिड्स के लिए 4 लेटर जो है वो इनफ नहीं है। डबलेट्स में है तो वो सिर्फ 16 अमीनो एसिड्स के लिए है। अगर हम ट्रिपलेट्स डालते हैं तो यू विल बी हैविंग 64 कोड्स इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर हैविंग 64 कोड्स राइट नाउ। तो ये जो 64 कोड्स हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के लिए इनफ है, इनफ है ना? ठीक है, नाउ सी दिस, इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू देन यू अब आप पूछोगे मैम ये लर्न करना है, तो हाँ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे अच्छी इस चार्ट में ये बात है कि आपको जो ये नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड जो है वो रेड में लिखे हुए हैं,
पोलर अनचार्ज्ड है वो ब्लैक में लिखा हुआ है, एरोमेटिक जो है उसका ग्रे कलर है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसका ये जो गोल्डन कलर, जो भी आपको कलर समझ में आ रहा है ये वो है, और नेगेटिवली चार्ज जो है वो ग्रीन कलर का है। सो आपको 20 अमीनो एसिड्स जो है वो यहाँ से पूरी तरह से मिल जाएंगे। और दूसरी एक चीज, ये जो कोड है उन कोड में कुछ स्पेशलिटी है, जहाँ जिन कोड्स को आपको रट लेना है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, सो सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास AUG करके जो है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कोडन। AUG स्टार्ट कोडन कंपलसरी हमारी बॉडी में DNA के ऊपर जहां से भी काम शुरू होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और एनिमल्स हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, if they are working on DNA and the work has to begin, तो वो जो हरी झंडी दिखाने वाला काम है वो सिर्फ और सिर्फ AUG कर सकता है। रेस्ट ऑफ कोई भी कोडॉन जो है वो स्टार्ट कोडॉन नहीं है। सो डू मार्क दिस, मतलब अपनी नोटबुक में AUG स्टार्ट कोडॉन है ये मेंशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट। देन यू हैव स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन्स हैं। एक UGA यहाँ पर है, एक UAA और एक UAG। ये 3 कोडॉन्स हैं जो रेड सिग्नल देते हैं कि भाई अब DNA के ऊपर कोई काम नहीं होगा, रोक दिया जाए सारा काम। तो इन तीनों में से कोई भी एक जो होता है वो ये काम कर सकता है। स्टार्ट एक है लेकिन स्टॉप जो है वो 3 लोग हैं। सो UGA, UAG एंड UAA, ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, ठीक है, सो ये आपको याद ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको एक और देखनी है कि किस जैसे इसमें से जो क्वेश्चंस वगैरह सेट होते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ अमीनो एसिड्स के लिए बहुत सारे कोड्स हैं। जैसे कि मैं आपको एलेनाइन के लिए दिखाती हूँ, देखो ये चारों के चारों जो हैं वो एलेनाइन को कोड कर रहे हैं, ये चारों प्रोलाइन को कर रहे हैं, ये चारों थ्रियोनाइन को कर रहे हैं, ये चारों ग्लाइसिन को कर रहे हैं। आर्जिनाइन के 4 कोड हैं। सो जस्ट मैं मार्क करती जा रही हूँ, आप भी देखते जाओ। ये देखो ये 4 कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए है, ये 4 कोड ये भी एक अमीनो एसिड के लिए है। ठीक है, देन यू हैव ओवर हियर एलेनाइन, थ्रियोनाइन, प्रोलाइन, ये जो हैं वो सभी के सभी एक ही के लिए कोड कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखो। देन सी दिस, ये वेलाइन, वेलाइन भी कोड हो रहा है 4 उससे। ठीक है, अच्छा अब 4 से भी ज्यादा किसी किसी के पास अवेलेबल है, तो ये देखो सी दिस, ल्यूसाइन, ल्यूसाइन के पास 6 कोड्स अवेलेबल। कैन यू सी दिस? ल्यूसाइन के yes, पास 6 कोड्स अवेलेबल है। मतलब इन 6 में से कोई भी कोड अगर होगा डीएनए पे तो वो ल्यूसाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर अमीनो एसिड जो है वो ल्यूसाइन ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन सी दिस, सेराइन, 4 यहाँ पर हैं और 2 जो हैं वो यहाँ। हियर कैन यू सी, सेराइन को भी 6 है। ठीक है, हो गया? yes, ma'am. ठीक है, देन सी दिस, आइसोल्यूसाइन के पास 3 है।
ठीक है। देन टायरोसिन, हिस्टिडिन, ग्लूटामाइन, फिर उसके बाद सिस्टीन, ये सब जो है वो दो दो वाले हैं, ठीक है। एस्पार्जिन इज ऑल्सो टू, सॉरी सी दिस आर्जिनाइन के पास 6 है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। आर्जिनाइन के पास 6 है, सो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। See this. So this you have to remember very well. Then ठीक है, ये सब दो वाले हैं, ये ये टायरोसिन, ये सब 2 है, ठीक है। फिनाइलएलेनाइन 2, एस्पार्टिक एसिड 2, ग्लूटामिक एसिड भी 2, लाइसिन भी 2, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी के पास एक से ज़्यादा कोडिंग सिस्टम्स हैं, मतलब इनमें से कोई भी कोड जो अवेलेबल होगा वो इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है। बट एक जो है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के पास, हाँ बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? कुछ बोल रहे हो? नहीं, ठीक है। सो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन जो है वो सिर्फ, यहाँ ध्यान दो, सिर्फ एक ही अमीनो जेनेटिक कोड है जो ट्रिप्टोफैन के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द जेनेटिक कोड, कि क्यों इस तरीके से स्टडी हो रहा है, क्यों हम 3 लेटर्स को एक साथ लिखते हैं। तो 3 लेटर वो हमने पढ़ा ना टीआरएनए में, क्या एंटीकोडॉन आर्म होता है, वो 3 को रीड करता है। वो 3 की रीडिंग इसलिए ही हो रही है क्योंकि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट्स में है। क्लियर? यस। ओके फाइन। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द जेनेटिक कोड इज। और इसलिए जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दैट जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी हैविंग सेम जेनेटिक कोड। अगर वो ह्यूमंस में प्रोलाइन के लिए है तो वो एनिमल में भी प्रोलाइन, दूसरे एनिमल्स में भी प्रोलाइन में होगा, उस प्रोलाइन के लिए होगा। अगर वो प्लांट में भी प्रोलाइन के लिए होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल। देखो, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जब नेचर ने लाइफ क्रिएट किया होगा, हाउ वाइड थॉट मस्ट बी देयर कि किस जेनेटिक कोड एक ही है, सभी एक ही जीन के फॉर्मेशन से हैं, एक ही टाइप के डीएनए बन रहे हैं, पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कैन यू सी द वेरिएबिलिटी, और जो ये वेरिएशंस है वो कितना वास्ट है। यही 64 कोड्स है, और यही 64 कोड जो है आपको प्लांट बना सकता है, यही 64 कोड्स आपको एनिमल बना सकते हैं, यही 64 कोड्स आपको ह्यूमन बना देंगे, और यही 64 कोड्स आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना देंगे। सो दीज प्रॉपर्टीज जस्ट नोट डाउन कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूनिवर्सल टाइप ऑफ कोड है, एंड जेनेटिक, सेकेंड इज जेनेटिक कोड इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है। वेरी स्पेसिफिक मतलब जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंगली ही अमीनो एसिड भी सेल में आएगा। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इफ द जेनेटिक होता है
तो ये चीज जो है वो अलग हो जाएगी या ऐसा कुछ हो। आया समझ में? ओके, सो कोडॉन इज इन ट्रिपलेट्स। 60 आउट ऑफ 64, 61 जो है वो अमीनो एसिड्स के लिए है, बट बाकी के 3 जो कोडॉन्स हैं उनको स्टॉप कोडॉन्स बोला गया है। उनका दूसरा नाम डी जो है जो स्टॉप कोडॉन्स हैं उन ये स्टॉप कोडॉन्स को आप नॉनसेंस कोडॉन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, so these are called nonsense codons also. The synthesis of polypeptide chain is initiated by codon called initiation codon. That means AUG के वजह से UA, UGA and UAG are terminating codons, और वो टर्मिनेट करने का सिग्नल देता है कि आज के लिए ये काम हो गया, अब आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। AUG, AUG जो है वो हमने पढ़ा कि वो इनिशिएशन कोडॉन है, साथ ही साथ वो एक और काम करता है कि वो मिथियोनाइन के लिए भी कोड करता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि हर स्टार्टिंग में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा वो मिथियोनाइन ही होगा। मतलब जहां से भी लाइन स्टार्ट हो रही होगी सबसे पहले आकर कौन खड़ा रहेगा? मिथियोनाइन। क्लियर? द सीक्वेंस, ये जो है अमीनो एसिड्स की प्रोटीन लीनियर पैरेललिज्म, लास्ट पॉइंट बताता है, शोज लीनियर पैरेललिज्म। मतलब बहुत सिंपल सा है, जो सीक्वेंस जेनेटिक कोड में है और जो अमीनो एसिड उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब्ड है उसी के अकॉर्डिंगली प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं है कि चलो आज यूए जो है वो स्टार्ट का काम कर लेता है, आज AUG स्टॉप का काम कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं। दे आर वेरी मच specific in their nature. Please write down these properties in your notebook. They are needed. I think textbook में लिखी हुई है। Anything, any doubts till here बेटा? मैम सेकेंड पॉइंट बता दीजिए एक बार। Genetic code is specific. Okay. Any one codon specifies the position of one kind of amino acids only. मतलब अगर AUG जो है वो मिथियोनाइन के लिए है तो वो मिथियोनाइन के लिए ही है बेटा। ओके मैम। ठीक है, is it done?
डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिया सुष्मिता हो क्या बेटा? Yes, ma'am. नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी भी है, ध्यान देना, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, तो कुछ मेथड्स हैं जो बताए गए हैं। तो पहले तो वो मेथड्स हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, ठीक है। सो 3 मेथड्स आर देयर, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। उसमें क्या होता है वो मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, सॉरी, ठीक है। कंजर्वेटिव में लिखा हुआ है कि पेरेंट ओल्ड एंड डॉटर न्यू, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या समझा रहा है। ये बता रहा है कि जो पेरेंटल डीएनए है वो ओल्ड रहेगा, और जो न्यू डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो उसमें कंप्लीटली न्यू डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव बताता है कि एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो ओल्ड होगा और एक जो होगा वो न्यू होगा। और डिस्पर्सिव जो है वो फ्रैगमेंट्स ऑफ पेरेंटल डीएनए होंगे कंपोजिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू, मतलब एक तरीके से पैच वर्क है। मैं अभी आपको डायग्राम बताती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। सी दिस सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। सेमी कंजर्वेटिव पहले इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ये मेथड जो है वो नेचुरली होती है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। वाइल कंजर्वेटिव वन जो है वो थोड़ा सा रेयर टाइप होता है, एंड डिस्पर्सिव जो है वो बहुत मतलब उस तरीके का है जो कुछ रेयर ऑर्गेनिजम्स में। सो यू हैव टू फॉलो द सेमी कंजर्वेटिव टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू सी द पिक्चर ओवर हियर दैट पेरेंटल डीएनए जो है वो बनाए गए हैं। सी दिस, दीज आर द पेरेंटल डीएनए, ठीक है। तो पेरेंटल डीएनए जो है उसमें आप देखो एक पेरेंट वाला स्ट्रैंड है और एक जो ब्लू वाला है वो नया बन गया है। सिमिलरली ईयर ओवर एक पेरेंटल है और ये ब्लू वाला जो है वो नया बन गया है। सो ये फर्स्ट रेप्लिकेशन मतलब डीएनए जब पहली बार डिवाइड होगा उसकी पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद आगे कैसे चलना है क्या चलना है, तो हम सेकेंड लेवल तक भी आते हैं कि अगर सेकेंड लेवल रेप्लिकेशन होता है तो इस तरीके की पिक्चर जो है वो आगे क्लियर होती है। सो दिस इज हाउ द सेमी कंजर्वेटिव टाइप इज। एंड कंजर्वेटिव में आप होता है, ठीक है। सेमी दिस इज व्हाट द थिंग इज, मतलब एक पूरा का पूरा पेरेंट जो है वो तो वैसा ही वैसा रहेगा, जो नया फॉर्म होगा वो बिल्कुल अलग होगा पेरेंटल डीएनए से, और सेकेंड रेप्लिकेशन में इस तरीके से फॉलो करेगा वो खुद को, ठीक है। एंड डिस्पर्सिव कैन यू सी, देखो पैच वर्क हो रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। जैसे वो हम टेलर्स को देखते हैं ना, अगर कपड़ा छोटा पड़ जाता है तो दूसरा चिपका देते हैं, फिर दूसरा चिपका देते हैं, उस तरीके से वो मैनेज करते हैं, वो डिस्पर्सिव मॉडल है। सो दीज आर द मॉड रेप्लिकेशन के मॉडल्स हैं। जस्ट सी देम एंड ट्राई टू, मतलब आप अपने पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो कि मतलब एक स्ट्रैंड अगर आप जैसे इस जगह पर आप बना रहे हो तो पेन और पेंसिल का यूज करके दो अलग अलग टाइप के स्ट्रैंड्स बना सकते हो। सो दैट पार्ट हैज टू बी डन। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वो ले लो, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करती हूँ।
एक रफ, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इज इट डन? अगर आप ड्रॉ एक बार कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। Shall I proceed now? ठीक है, वेट कर रहे हो, कर लो। डन? Is it done? This one? डन? फाइन। चर्चिल, दीपनमिता, हो गया बेटा? Yes, ma'am. चर्चिल? Yes, ma'am. ओके। रिया? Yes, ma'am. नाउ सी दैट और एक्सपेरिमेंट भी है जो प्रूफ करता है कि डीएनए इस तरह सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट हो रहा है। सो सी दिस मेसलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये मेसलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में सी दिस, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए लिया गया है और डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया गया है। रेडियो एक्टिवली लेबल, रेडियो एक्टिविटी तो आई थिंक आप लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी में टॉपिक होगा, आप पढ़ रहे हो, पढ़ा है ना? Yes, ma'am. पढ़ा है कि नहीं? थोड़ा बहुत पता है मैम। रेडियो एक्टिविटी होगा ना आपके सिलेबस में बेटा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रेडियो एक्टिविटी को ज़्यादा मत ध्यान दो। अभी ये चीज़ समझो कि हमारे पास डीएनए हम ले रहे हैं और हम डीएनए को किसी एक हमें कैसे, मतलब कोई एक वो होना चाहिए ना, जैसे आपके पास अगर बहुत सारी काउज है और आप उनको चराने ले जा रहे हो और वहाँ पर दूसरा भी कोई आ रहा है, वो भी अपनी काऊ को लेके आ रहा है और बफेलो उसको लेके आ रहा है, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेरी है, ये मेरी? आपकी वो देखा होगा आपने कि वो एक मार्किंग देते हैं उसको कि ताकि पता चले ये किसकी है। ठीक है, बस उसी तरीके से मेसलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही हुआ है। बैक्टीरियल सेल्स को लिया गया क्योंकि उन्हीं के डीएनए पर स्टडी हो रहा है एंड दे आर
उनको एक मीडियम प्रोवाइड किया। मीडियम मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, पानी वानी सब दिया गया जिसमें वो ग्रो हो रहे थे। ठीक है, तो ग्रो होने के बाद उनको जो है उनके डीएनए में जो है सारी सिमिलैरिटीज वगैरह जो कंटिन्यूस देने की वजह से देखने को मिला वो नॉर्मली हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ है कि उसमें चेंज डाला गया है। ओरिजिनली वो 15N डीएनए के ऊपर मतलब ओरिजिनली वो 15N मतलब नाइट्रोजन में ग्रो हो रहे थे। सडनली उनको नया मीडियम दिया गया जिसमें 14N न्यूट्रिशन भी दिया गया। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो उनको हाइब्रिड मिल रहा है, मतलब 14 और 15 के दोनों मिक्स टाइप के डीएनए मिल रहे। देन जनरेशन 2 कि उनको एक एक तो मिक्स मिला लेकिन एक जो है वो पूरी तरह से नया बना है। और जनरेशन 3 स्टडी करने पर पता चला कि जो मिक्स वाले हैं वो तो दो ही बचे, बट बाकी सारे जो फॉर्मेशंस है वो न्यू डीएनए की कॉपीज बनने लगे जो कि पहले हो रहा था। अगर हम पहले इस पर्टिकुलर डीएनए को नॉर्मली ग्रो करते रहते तो इसकी कॉपीज बनती रहती, बट उसको थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया, उसके खाने पीने में सब चीज़ें चेंज कर दी तो उसके अंदर वापस जो है ये सब जो चेंजेस आ गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही चेंजेस आ गए तो वो आगे जो है वो उस तरीके से कैरी फॉरवर्ड। दैट इज व्हाट द मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. सभी को? क्लियर मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, दीपन्विता बेटा समझ आया? Ma'am, humans. नॉट गेटिंग बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलो। दीपन्विता आपको समझ आ रहा है बब्बू? Yes, ma'am. ठीक है, हम बस एक एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से डीएनए में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल है। जैसे कि हम जो है अगर हमारी जनरेशन है जो कंटिन्यूसली एक ही सिटी में हमारी फैमिली जो है वो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है तो जनरेशन टू जनरेशन एक ही जैसी होगी। लेकिन फैमिली में से एक जन है, सपोज उसको भेज दो आप अमेरिका, तो जो उसकी फ्यूचर जनरेशन है वो अलग हो जाएंगे ना। Yes, ma'am. बस वही हो रहा है। ठीक है, पहले उसको ये जो नाइट्रोजनस कंडीशन था वो कुछ और था, अब जो उसका नाइट्रोजनस कंडीशन है वो अलग किया गया तो उसकी वजह से डीएनए जो है चेंज हो गया। अब जो देखो पिंक वाला जो है ना, पिंक वाला है वो जो है वो कंटिन्यूसली अब वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब पिंक वाले ये इस पर्टिकुलर इसमें से अगर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम और इसको भी कोई डिफरेंट कंडीशन देते हैं तो उसके साथ भी इस तरीके से हाइब्रिडिंग होगी, मतलब नया टाइप का डीएनए फॉर्म होगा। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. दैट इज व्हाट मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। हाँ, सी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम आएंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों की सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ती है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, प्राइमेज, लीगेज और टेलोमरेज, टोपोआइसोमरेज और 2 3 एंजाइम्स हैं वो आपको देखने को। पहले हम हर एक एंजाइम का फंक्शन समझेंगे कि वो क्या करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, किस जगह पर जाकर काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। सो ट्राई टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए
नहीं समझ में आए तो मुझे उस तरीके से बता देना, ठीक है। सो जस्ट सी दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम सेकेंड वाले एंजाइम से शुरू करेंगे, हेलिकेस से सबसे पहले, ठीक है। तो हेलिकेस ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज, मैंने ये एक्चुअली हर एंजाइम के लिए एक शॉर्ट नोट आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, स्पेशली 12th बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये आपको शॉर्ट नोट इसलिए है कि आपको पूरा डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट हेलिकेस समझते हैं। हेलिकेस का मतलब है, ये चीज समझो, हेलिकेस मतलब हेलिक्स को काटने वाला, ठीक है। हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स फॉर्म में होता है, तो हेलिक्स डीएनए को क्योंकि रेप्लिकेट करना है, तो रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को खोलना बहुत जरूरी है। जब तक डीएनए को आप खोलोगे नहीं तो वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई हमें एक सीजर की जरूरत है जो कि काम करता है हेलिकेस। हेलिकेस उस सीजर का काम करता है। सो सी दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। अनवाइंड, उसको खोलना, ओपन करना, ये सारा काम हेलिकेस करता है, क्योंकि हाईली ट्विस्टेड है। पहले उसको सुलझाओ, फिर उसके बाद दोनों स्ट्रैंड पकड़ो, उनको काटो, उनको अलग करो, ये सारा काम डीएनए हेलिकेस करता है। इसलिए उसको एंजाइम एनर्जी लगता है, एटीपी यूज करता है। एंड दिस फॉर्म्स टू रेप्लिकेशन फॉक्स ऑन ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड। अभी मैं ड्रॉ करके बता दूंगी, समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्या बोल रही है। एंड जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेस जो है, जो ये सॉरी इस तरीके से जो हमारा डीएनए है बेटा, ठीक है, ये हमारा डीएनए है। तो इसको अनवाइंड करना, पहले तो इसको खोल देना, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स को इस तरीके से ओपन कर देना, ये हेलिकेस एंजाइम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अनवाइंडिंग करता है, एटीपी यूज करता है, फॉर्म्स टू रेप्लिकेशन फॉर्क, दो फॉर्क बना के देता है जिसपे रेप्लिकेशन करना पॉसिबल है, ठीक है। और दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमको ये तो पता है ना, एक 5' to 3' रहेगा, एक 3' to 5' रहेगा, जो हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा, ठीक है। तो दोनों फॉर्क को वो ओपन करना है और दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। At each replication fork, the parental DNA must unwind, exposing new section of single-stranded templates. मतलब अब ये जो है, ये फॉर्क जो ओपन हुई है, वो टेम्पलेट्स की तरह एक्ट करेगी। टेम्पलेट्स मतलब इफ आई से कि जैसे आप लोग छोटे थे तो क्ले मॉडलिंग किया है कभी, या मिट्टी से खेला है? हम मिट्टी से कैसे खेलते हैं कि कुछ भी ऐसे बॉटल का ढक्कन उठाते हैं, गीली मिट्टी में डालते हैं ताकि उसके जैसे बहुत सारे फॉर्म्स बने, ऐसे करते हैं ना बेसिकली, ठीक है। Yes, हाँ, ma'am. तो बस, तो ये बॉटल का ढक्कन है, वो क्या है, वो टेम्पलेट है। टेम्पलेट वो काम करता है जो एक बेस प्रोवाइड करता है कि हाँ इसी पे ही रेप्लिकेशन होगा। तो ये जो दोनों फॉर्क्स हैं, जो दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए हैं, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। एंड हेलिकेज एंजाइम एक्यूरेटली अनवाइंड्स द स्ट्रैंड्स व्हाइल मेंटेनिंग द टोपोग्राफी ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। जब भी वो कट करता है तो किसी भी जगह पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। टोपोग्राफी मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर हमने कट किया, इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि काटते काटते यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। सीधा सीधा कट करना है, उसका टोपोग्राफी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट द हेलिकेज डज। अंडरस्टूड दिस पार्ट?
Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट रख लो, एज यू विश। ठीक है, आ गया समझ में? आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हो बेटा पॉइंट्स, ये अनवाइंडिंग के लिए काम करता है, अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते। ऐसे आपको पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोई भी नोट नहीं मांगेगा, मतलब नोबडी विल आस्क फॉर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलिकेज एंजाइम, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। बट टू अंडरस्टैंड द थिंग, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन इज बिट कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस, आपको ये रहेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा इसमें समझने में। ठीक है, एटीपी यूज़ करता है, फिर टू रेप्लिकेशन फॉक्स बनाता है ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, और वो एक्ट करती है सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स के फॉर्म में, और मेंटेन्स द टोपोग्राफी ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, सिंपल। हेलिकेज, टू कट हेलिक्स, ऐसा एंजाइम जो हेलिक्स को काटने में यूज होता है। डन। Yes, ma'am. ना पॉलीमरेज बाद में पढ़ेंगे। नाउ प्राइमेज, लीगेज, एक्सोन्यूक्लियस और ये सारे चीज पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ प्राइमेज एंजाइम, ठीक है, दिस टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, डीएनए प्राइमेज एंजाइम का दूसरा नाम आरएनए पॉलीमरेज भी है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, इज यूज टू सिंथेसाइज टू जनरेट आरएनए प्राइमर्स which are short RNA molecules act as a template for initiation of DNA replication। अब ये क्या समझा रहा है हमको, just see this। ये हमको समझा रहा है कि जब ये फॉर्क्स फॉर्म हो जाते हैं ना बेटा, इस तरीके से डीएनए के दो फॉर्म्स फॉर्क्स फॉर्म, अब हमको पता है कि जब ये तो क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड बन रहा है, ये तो डबल स्ट्रैंडेड को हमने अलग किया है, तो जो फॉर्मेशन होगी वो एटीजीसी वाली होगी, ठीक है, जो भी सीक्वेंस होगी एटीजीसी होगी। लेकिन जब आप सिंगल स्ट्रैंड कंस्ट्रक्शन करोगे तो सिंगल स्ट्रैंड तो आरएनए का होता है, तो अगर आरएनए का है तो वो डीएनए कैसे बनेगा? तो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा आकर एक बोलते हैं ना, एक प्रिकर्सर, एक चीज आके ऐसी लगती है जो बताती है कि हाँ यहाँ से ही इसका पर्टिकुलर डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू करो। तो जहाँ पे भी ये प्राइमर आके लगेगा तो ये बनाता है एक छोटा सा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमेज जो है वो बनाता है आरएनए प्राइमर्स, और ये प्राइमर्स आकर लगते हैं, ये बताते हैं अच्छा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू कर। तो दीज आर, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से के थ्रू बनता है, ठीक है। नाउ वन मोर इज देयर जो इसमें नहीं लिखा है, एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग
प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स मतलब, ठीक है, ये जो डीएनए हमने ओपन कर दिया, अब डीएनए की क्या है, टेंडेंसी है कि वो बार बार अपने आप को वापस से क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो एक जो लॉक सिस्टम, यहाँ पर आके एक लॉक सिस्टम लग जाएगा कि नहीं, अब यहाँ से तुमको आपस में मिलना नहीं है until and unless the replication is completed. So single stranded DNA SSB प्रोटीन्स आकर वहाँ बाइंड होते हैं और वो हेल्प करते हैं so that वो जो प्रिवेंट रीवाइंडिंग, मतलब वो प्रिवेंट करता है वापिस रीवाउंडिंग ऑफ द डीएनए। सो दिस प्रिवेंट्स रीवाउंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ये चीज समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, अब ये चीज समझ में आई तो एक और चीज समझ लो, ठीक है, जब ये दोनों स्ट्रैंड्स खुलते हैं बेटा, तो एक होगा 3' to 5', एक होगा 5' to 3', ठीक है, इस तरीके से होगा और ये टेम्पलेट्स की तरह एक्ट करेंगे। अब जो टेम्पलेट्स की तरह एक्ट करते हैं तो हमें ये पता है कि जो ये स्ट्रैंड है उसके सामने जो चीज बनने वाली है वो उसकी ऑपोजिट होने चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, नाउ सी दिस, इसके सामने, क्योंकि रेप्लिकेशन करना है ना हमको, तो अगर इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, इसके सामने जो स्ट्रैंड बनेगा वो 3' to 5' होगा ना, उल्टा होना चाहिए उसका, इस वाले चीज का। ये चीज समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, और सिमिलरली जो इस तरफ का जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5' to 3' होगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये चीज समझो कि जो मतलब रेप्लिकेट करना है हमको, कॉपीज बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए स्ट्रैंड्स को खोलोगे, स्ट्रैंड को रीड करोगे और उसके सामने उसके दो कॉपीज बनने शुरू होंगे। अच्छा, अब जब रेप्लिकेशन क्योंकि हो रहा है तो आप ये चीज समझो कि जब भी डीएनए इस तरीके से ओपन हुआ, ये 3' to 5' है, तो दैट मीन्स, और ये 5' to 3' है, तो अब जो यहाँ पर स्ट्रैंड बन रहा है वो 5' to 3' का है। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्पलेट। जो 3' से 5' वाला जो टेम्पलेट एक्ट करेगा, ये जो 3' to 5' जो होगा वो बेस बना के देगा कि भाई तुम मुझे कॉपी कर, तो 5' to 3' मतलब जो भी ये नाइट्रोजन बेस जो न्यूक्लियोटाइड्स है, वो हमने डीएनए का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था शुरू में, तो जस्ट सी दिस, ये देखो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना, देखो उल्टे हैं, एक तरफ उल्टा है एक तरफ सीधा है, तो मैंने आपको बताया था कि 3' to 5' है, एक 5' to 3' है, तो जो नया आके लगता है वो 3' को आके लगता है। ठीक है, मतलब जो नया मॉलिक्यूल होगा इस स्ट्रैंड को इस तरफ से आके लगेगा और इस स्ट्रैंड को इस तरफ से आके लगेगा, नया वाला न्यूक्लियोटाइड। अभी समझ आया? Yes, ma'am. नया न्यूक्लियोटाइड जो है दोनों को एक साथ नहीं, ऐसे ऐसे नीचे नहीं लगते जाएंगे बेटा, जहां पर 3' फ्री है उसी एंड पर जाके नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, तो एक का इस तरफ ऐड हो रहा है, एक का इस तरफ ऐड हो रहा है। अब ये सोच देखो,
सो कहाँ गई वो स्क्रीन? ठीक है, तो ये जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा बेटा इस तरफ, ठीक है, तो वो 5' to 3' का बनेगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, ma'am. और इस तरफ जो बनेगा वो यहाँ से 5' to 3' है, तो वो इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से समझो, जब इस तरीके की बात होती है तो 5' जो टेम्पलेट 3' to 5' की पोलैरिटी रखता है, डीएनए के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 3' to 5' वाला जो पोलैरिटी रखता है, जो टेम्पलेट 3' to 5' की तरफ रन करता है, उसके सामने 5' to 3' वाला नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा। इसको हम बोलते हैं, अरे कहाँ चला गया, ठीक है, तो जो इस तरफ बन रहा है, क्योंकि ये डीएनए के अंदर जा रहे हैं हम, तो जो इस तरफ स्ट्रैंड बन रहा है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और इस तरफ से वो नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। लेकिन जो उल्टा बन रहा है, जो बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरफ से ऐसा आ रहा है 5' to 3', तो ये कंटिन्यूअसली नहीं बन पाता। ये कैसे बनता है कि जैसे आप टेलर के पास गए, अब टेलर से आपने बोला कि मुझे अगर जीन्स सिलवाना है, तो लीडिंग स्ट्रैंड वाला काम क्या है, वो पूरा एक कपड़े से जीन्स सिल देगा, ठीक है, बीच में कुछ भी वो काटा पीटा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जो इस तरफ बता रहे हैं हम लोग, जो डीएनए से बाहर निकलने वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, उस स्ट्रैंड में क्या होगा, उस स्ट्रैंड में हो जाएगा ये कि ये जो पर्टिकुलर नया जो स्ट्रैंड बन रहा है वो पैचेस में बनेगा। मतलब एक टेलर ने एक पैर सिला, दूसरे टेलर ने दूसरा पैर सिला, फिर उसके बाद किसी ने बेल्ट वाला एरिया सिला, किसी ने चेन वाला काम किया, तो पैच पैच में ये स्ट्रैंड बनेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये चीज समझ में आई? लीडिंग स्ट्रैंड का जो टेम्पलेट है वो 3' to 5' का होगा, और लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट जो होगा वो 5' to 3' का होगा। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो अब ये जो पैचेस बने हैं उसको चिपकाने का काम लिगेज करेगा, लाइगेज या लिगेज जो भी आप बोलो, इसका काम है तू अच्छे से बैठो और सबको चिपका दो, ठीक है, सारे इसको। सो दिस इज द एंजाइम दैट जॉइंस डीएनए फ्रैगमेंट्स टुगेदर बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। ये इसका काम है कि भाई सबको जोड़ो, इधर चिपकाओ, जो अलग हो गया उसको पकड़ के लाओ, उसको चिपका दो। ये लिगेज का काम है, स्टिकिंग। ओके, देन यू हैव एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है? ठीक है,
एक्सोन्यूक्लियस का काम है न्यूक्लियोटाइड ब्रेजेस फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए चेन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड लगना, गलत न्यूक्लियोटाइड लगना, या फिर क्योंकि ये आरएनए फॉर्म हुआ है ना, तो आरएन सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, तो यू ऐड हुआ होगा हर जगह पर, उसकी जगह थाइमिन को लाके लगाना, वो ये एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। आ गया समझ में ये? क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, ठीक है। देन टोपोआइसोमेरेस। टोपोआइसोमेरेस क्या है? जब नया डीएनए बन गया, सपोज जैसे ही नया डीएनए बन गया, ठीक है, सी दिस, ये नया है, ये पुराना वाला है, और इसके आसपास जो है नया डुप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ये जो है वो बन चुके हैं। तो इनको लाना, अलग से हटाकर और इनको जोड़ना, इनको वापस वाइंडिंग करना, वो सारा का सारा काम कौन करता है? टोपोआइसोमेरेस करता है। क्लियर? yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज वन थिंग इज दैट। देन टेलोमेरेस, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, और ये जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को तब जाके अटैच हो जाता है ताकि आगे जब भी डीएनए डिवाइड हो तो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्टेबल रहें, वो अपने आप को लूज नहीं करें, ये सारी चीजें मतलब ध्यान रखने का काम टेलोमेरेस करता है। अंडरस्टूड दिस? सभी का फंक्शन समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। देन ये है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको चीजें दिखा देती हूँ। देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लगा हुआ है यहाँ पर, वो लगा हुआ है कि ताकि ये लोग वापस में आपस में जुड़ नहीं जाए या अनवाइंडिंग नहीं हो जाए, ये वापस से उलझ जाएगा तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। देन हेलिकेस, देखो हेलिकेस कट करते हुए जा रहा है, वो एक चेन की तरह है, ओपन कर रहा है उसको। ठीक है, जैसे हम चेन ओपन करते हैं तो ये चेन है ट्राइंगल जैसा जो बना है, ये ऊपर 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 खोलते जा रहा है उसको। ठीक है। देन डीएनए पॉलीमरेज 3। अच्छा, मैंने पॉलीमरेज बोला सबसे लास्ट में। पॉलीमरेज, पॉलीमर बनाने का काम करने वाला एंजाइम पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप है बेसिकली, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। तो जो 3 वाला जो पॉलीमरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये देखो, ये पॉलीमर बना रहा है, ये डीएनए पॉलीमर बना रहा है। ठीक है, ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, क्योंकि 3' to 5' है। कैन यू सी दिस? तो इसका सिंथेसिस जो अंदर की तरफ है वो कंटिन्यूस होगा। अच्छा, आप देखो, एक आपको चीज बताती हूँ कि जब सपोज दिस इज द डीएनए, ये जो डीएनए उसको रेप्लिकेट करना है खुद को, तो वो पूरा का पूरा कभी नहीं खुलता है बेटा, पार्ट बाय पार्ट खुलता है। मतलब जैसे सपोज इतना हुआ, अभी इतना ओपन हुआ है, जब इतना रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर वो ऊपर खुलेगा और नीचे वाला जो है वो वापस बाइंड होता जाएगा। तो जितना नीडेड है, आप अगर सच में डीएनए रेप्लिकेशन कभी आप देख पाओगे वीडियो में तो आपको देखना पड़ेगा। देखो, इतना एरिया ओपन है, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर ऊपर जाके रेप्लिकेशन होगा, फिर ऊपर जाके रेप्लिकेशन होगा, तो उतना उतना एरिया ओपन होता जाएगा। पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड्स कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये चीज क्लियर हो गई आपको? Yes, ma'am. तो जैसे जैसे जितना नीडेड होगा हेलिकेज उतना उतना ऊपर जाता जाएगा, तो उसी तरीके से ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो वो फॉर्म होता चला जाएगा 3' की तरफ। बट लैगिंग स्ट्रैंड है, तो लैगिंग स्ट्रैंड में इंग्रेडिएंट्स वही वही है, पर टेम्पलेट देखो यहाँ पर आके लगता है आरएनए प्राइमर, ये आके लगा आरएनए प्राइमेज ने लगाया है इसको। अब ये जो चीज है वो क्या करेगी, वो एक बेस प्रोवाइड करती है कि भाई इसको फॉर्म करने के लिए थोड़ी सी चीजों की जरूरत है। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है,
इसलिए हम बनाएंगे यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, वो पिक्चर में आएगा। और एक और चीज आएगी दैट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है? ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना, वो पैचवर्क जो मैंने बोला ना, तो वो जो फ्रेगमेंट्स आते हैं उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ये आकर जब लगेंगे तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बाकी जो पूरा स्ट्रैंड है वो चिपक जाएगा और फिर वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड दिखाई देगा। मतलब जब पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा लैगिंग था और कौन सा लीडिंग था, बस वो 3-5 से पता चल सकता है, बाकी किसी से नहीं। बट वंस दिस पैचवर्क इज डन एंड एवरीथिंग इज डन, देन ओके फाइन, अब इसको ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आके इसको स्टिक कर देगा। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली। एंड नाउ हम हर इसके जो स्टेप्स हैं उनको ध्यान से समझें। ये है इनिशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज, अभी पता चला है कि डीएनए को रेप्लिकेट करना है। आपने ये लिख लिया ना बेटा इन सब की चीजों के बारे में? रिटन? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना स्क्रीनशॉट ना, तो वो ले लो, बाद में जब नोट्स बनाओगे अपने तब आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद दिस इनिशिएशन, ठीक है। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या क्या होगा वो चीज देखते हैं, पॉइंट वाइज आपको समझाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्टेज वेयर डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। हिंट आया है कि डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट होगा, ठीक है। और जहां से भी ये स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन, रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, एक पर्टिकुलर साइट होगी जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ORC भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस जगह से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है। तो उस जगह को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, ORC, ठीक है। ORC बेसिकली यूकैरियोट्स में होता है, इसलिए जब मैं डिफरेंस बताऊंगी तब यूज करेंगे। सो ओरिजिन्स को समझो। सो ओरिजिन वाली जगह, मतलब ये जो हम AUG GUC ये जो हमने सब चीजें पढ़ी, तो उसका एक बेसिक सीक्वेंस होगा, वहीं से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। ओरिजिन साइट्स आर टारगेटेड बाय इनिशिएटर प्रोटीन्स which recruit additional proteins that help in replication process to form a replication complex around the DNA origin, ठीक है। अब जैसे ही सेल को पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेट करना है तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स, सॉरी ये इनिशिएटर प्रोटीन सिग्नल करते हैं डीएनए कि नाउ यू हैव टू रेप्लिकेट, सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। There are several origin sites on which DNA replication is initiated and they are called replication forks. जहां जहां भी डीएनए ओपन हुआ होगा, बेसिकली जब भी डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो सपोज इस जगह पर वो वाइंडेड है, इस जगह पर रेप्लिकेशन चल रहा है, फिर इस जगह पर सब नॉर्मल है, फिर इस जगह पर रेप्लिकेशन चल रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ साइट्स पे अपने आप डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होगा, ठीक है। तो जहां जहां पर ये चीज हो रही होगी वो रेप्लिकेशन फॉक्स को ओपन कर देगा, ठीक है। और ये मतलब ओपन करने के लिए कौन काम करेगा? डीएनए हेलिकेज एंजाइम which function to unwind the double helix and expose two strands to act as a template for the replication. Now ये हेलिकेज एंजाइम जो है वो ATP यूज करता है, ठीक है। एंड
ब्रेक द बॉन्ड्स एंड होल्ड द टू स्ट्रैंड्स। वो जो ए और टी और जी और सी के बीच में ये जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना, इनको अलग रखना, ये सब कुछ जो है वो इस दौरान हो जाएगा। एडिशनली ये जो है आरएनए प्राइमर्स विल किक स्टार्ट एंड फंक्शन एज डीएनए पॉलीमरेज। ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है कि क्या होता है, एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शंस बाय ग्रोइंग द न्यू डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, प्राइमर आके लगना कि अच्छा चलो अब रेप्लिकेशन बिगिन हो रहा है। और एसएसबी प्रोटीन का अटैचमेंट एक और पॉइंट है इसमें कि एसएसबी प्रोटीन्स जो होंगे वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे सो दैट इट की दे हेल्प they can prevent the rewinding of the DNA. Is this part is clear to you? Yes. ठीक है, now the elongation. elongation मतलब अब इसको बड़ा करना है तो बड़े जो होना होगा तो सबसे पहले क्या होगा, phase where DNA polymerase grows the new daughter DNA strand by attaching the original unzipped template strand by initiating short RNA primer. ये RNA प्राइमर जाके अटैच होगा और ये बताएगा कि हाँ अब मैं सिंथेसिस या डुप्लीकेशन के लिए रेडी हूँ। नाउ डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ठीक है, वाया एडिशन ऑफ द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स टू, ये जो प्राइमर आके लग गया ये प्राइमर आएगा, इसके पास 5' to 3' एंड होगा तो इस 3' एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? फाइन, क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. ये पार्ट समझ में आया आपको? लीडिंग एंड लैगिंग और ओकाजाकी कैसे लग रहा है आकर? मैम ओकाजाकी एक बार बता दीजिए। मैम वीडियो फ्रीज हो गया था, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए।
फाइन। क्या चर्चिल क्या बोल रहे हो बेटा? मैम वो 4th पॉइंट से एक्सप्लेन कर। एक्सप्लेन करूं सारा वापस? हाँ मैम। हाँ मैम। फिर से वीडियो पॉज हुआ था क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. ठीक है, कोई बात नहीं। सी दिस। सी दिस, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशिएशन आपको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। इनिशिएशन क्लियर है ना? ठीक है, तो इनिशिएशन में बस वही चीज है कि ये जो हेलिकेज जो है उसको खोल देगा, एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर लग जाएंगे, और ये जो है लीडिंग टेम्पलेट है, तो यहाँ पर जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। बट टेम्पलेट क्योंकि इस तरफ से चल रहा है, उल्टा है, ये 3 डैश है और इस तरफ 5 डैश है, तो जब आपको यहाँ जो चीज बन रही है, ठीक है, उसमें आपको 3 डैश फ्री चाहिए। तो ये जो प्राइमर है जो आकर कनेक्ट होगा वो 3 डैश की अवेलेबिलिटी देता है, और जैसे ही वो 3 डैश की अवेलेबिलिटी देता है तो वापस 5 डैश टू 3 डैश जो है वो डिसकंटिन्यूस जो फॉर्म होगा, तो वो क्योंकि ये रीडिंग जो है वो बार बार रुकेगी, द मोमेंट दीज ये इस तरफ से रीडिंग होगी जब स्ट्रैंड की इस तरह से, तो वो रुक जाएगी क्योंकि उल्टी साइड जा रहा है। तो व्हाट यहाँ तक 5 डैश टू 3 डैश लग गया, अब इस स्ट्रैंड को रीड करेगा तो फिर देखेगा कि 5 डैश है, तो अब अटैचमेंट के लिए क्या करेगा, वो नया ओकाजाकी फ्रेगमेंट लेकर आएगा, और ठीक है, और उसको ओकाजाकी और स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, नथिंग एल्स, उनको लेकर आएगा और उनको ऐसे लगाएगा कि 3 डैश एंड जो है वो इस तरफ फ्री मिलना चाहिए। बस उसी तरीके से आकर यहाँ पर अटैचमेंट होती है, ठीक है। ठीक है, सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड पे मिलेंगे, वो आपको लीडिंग स्ट्रैंड्स पे नहीं मिलेंगे। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज मतलब वो पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम है, दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज इज देयर, एंड सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस एंड स्ट्रैंड्स आर डिसजॉइंटेड। एंड जब पूरा इलोंगेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आरएनए प्राइमर लगा है ना, तो आरएनए प्राइमर को हटा देना है कि नो नाउ आरएनए की डीएनए में कोई जगह नहीं है, तो उसको हटाना है, और उसकी जगह डीएनए का मतलब जहां जहां पर आरएनए की वजह से हर जगह पर यूरैसिल लग गया होगा, तो यूरैसिल को हटाकर थाइमिन लगाना है, तो वो क्या होगा, वो रिमूव करना और उसको डीएनए मतलब टी से रिप्लेस करने का काम जो है वो हो जाने के बाद ये डीएनए लिगेज जो है उस जगह पर जाके सारे स्ट्रैंड्स को जोड़ देगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, नाउ सी इट। यस। देन द टर्मिनेशन, अब रोकना है कि आप और ओपन मत करो, वी हैव टू टर्मिनेट द डीएनए रेप्लिकेशन। सो सी दिस, ठीक है, आफ्टर द सिंथेसिस एंड एक्सटेंशन ऑफ बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स, अब जो है एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स ऑल आरएनए प्राइमर्स। लैगिंग स्ट्रैंड पे ढेर सारे आरएनए प्राइमर्स लगे थे, तो उनको सबको हटाने का काम जो है वो एक्सोन्यूक्लियस कर देगा। द प्राइमर्स आर रिप्लेस्ड विद द राइट न्यूक्लियोटाइड बेसिस, मतलब यू की जगह टी लग जाने का काम हो जाएगा। While removing the primers, another type of exonuclease proofread the new strands, checking, removing and replacing any errors forming during synthesis. Now see, क्या बता रहा है ये पॉइंट? ये बता रहा है कि सपोज ये जो स्ट्रैंड है इस पे सीक्वेंस है, डीएनए के स्ट्रैंड पे था सीक्वेंस ये था,
इस तरीके का सीक्वेंस था। और जब नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ तो ए के सामने हमको पता है कि क्योंकि आरएनए प्राइमर ने यू लगा दिया होगा, टी के सामने ए लगना चाहिए, जी सी जी 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 यू लग गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यू हट के अब क्या लग जाना चाहिए, टी लग जाना चाहिए। जब एक्सोन्यूक्लियस जाएगा तो यू हट जाएगा और उसकी जगह टी लग जाएगा, क्योंकि डीएनए हमको बनाना है इसलिए। तो अब कई बार क्या होता है कि गलती से ये टी लगाने की जगह एक्सोन्यूक्लियस जो है कभी कभी सी लगा देगा, दूसरा पिरामिडल लगा देगा, ठीक है। यहाँ पर टी की जगह सी 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 कर सकता है, ये गलती हो सकती है। तो उसको प्रूफ रीड करना, मतलब सब जगह पर सभी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जो नॉर्मल चल रहा था तो सी के सामने हो सकता है कि गलती से इस जो है गुआनाइन की जगह एडेनाइन लग गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी, कोई भी मिस्टेक होना पॉसिबल है। प्यूरिन के सामने गलत पिरामिडल आ जाना, ठीक है। तो ये प्रूफ रीड करने का काम जो है वो अब शुरू होगा, और उसके लिए दूसरे टाइप का एक्सोन्यूक्लियस जो है वो वर्कआउट करता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द प्रूफ रीड द न्यू स्ट्रैंड, जो नया फॉर्म हुआ है उसको प्रूफ रीड करने का काम करता है। नाउ डीएनए लिगेज एंजाइम जॉइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट टू फॉर्म अ सिंगल यूनिफाइड स्ट्रैंड। अब ये आरएनए प्राइमर हट गए हर जगह से, तो क्योंकि हर बार बार आरएनए प्राइमर आता है फिर ओकाजाकी लगता है, फिर आरएनए प्राइमर आता है फिर ओकाजाकी लगता है, तो आरएनए प्राइमर अब सब हट गए तो जगह हो गई। अब उन सबको एक साथ जोड़ने का काम जो है वो डीएनए लिगेज करेगा। The ends of the parent strand consist of repetition of DNA sequences which are known as telomeres, which act as a protective cap at the ends of chromosome, preventing the fusion of nearby chromosomes. ये क्या समझा रहा है कि जो एंड्स होते हैं पेरेंट स्ट्रैंड्स के, जो एंड्स होते हैं, ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है इसके एक जो टिप्स पर रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। रिपीटेटिव मतलब हो सकता है कि बार बार एडीनाइन 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 ऐसे 10,000 टाइम एडीनाइन सी हो सकता है, 10,000 टाइम गुआनाइन हो, 10,000 टाइम साइटोसिन हो या थाइमिन हो, या फिर 80 इस तरीके की सीक्वेंस हो। तो कोई भी एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा जो आइडेंटिफाई करवाता है कि ये क्या है, ये टेलोमियर है। ये रीजन को हम क्या बोलेंगे, टेलोमियर है क्रोमोसोम का। और ये क्या कर, जब क्योंकि क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन से आपको 23 पेयर्स ऑफ डीएनए अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो बनाने होते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स जो हैं, जब क्रोमोसोम्स बन रहे हैं इस तरीके से, तो कहाँ से क्रोमोसोम, पहली बात तो अलग अलग हुए होंगे, टेलोमियर रीजन से एक दूसरे से अलग हुए होंगे, और ये टेलोमियर्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं ताकि ये वापस वाइंड होके क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं हो जाए। अब पिक्चर समझ में आया क्या बता रहा है? यस मैम। दीपनविता क्लियर बेटा? Yes, ma'am. सुष्मिता क्लियर हो रहा है? सुष्मिता ओके फाइन, ठीक है। रिया आपको समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। तो क्योंकि एक ही क्रोमैटिन, जो ह्यूमन क्रोमैटिन्स की हम बात करें तो ह्यूमन क्रोमैटिन सर्कुलर नहीं है। ह्यूमन क्रोमैटिन का एक दो एंड्स हैं, वो बस पूरा वाइंड हो गया है इसलिए उलझा हुआ है। तो हर एक 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाने के लिए उसको एक सीक्वेंस होगा ना, कहाँ से कट करेगा, तो ये टेलोमेरिक सीक्वेंसेस होंगी जहां पर से वो कट होके क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशंस लेंगे। और ये जो ये टिप्स पे ये टेलोमियर्स रहेंगे तो ये दो क्रोमोसोम को आपस में मिलने नहीं देंगे, ताकि वो वापस नहीं तो क्रोमैटिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और इसको बनाने वाला जो एंजाइम है वो भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका नाम है टेलोमरेज। ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है जिसको हम टेलोमरेज बोलते हैं,
ठीक है, इट कैटेलाइज द टेलोमियर सीक्वेंसेस एट द एंड ऑफ डीएनए एंड ऑन कंप्लीशन parent and complementary strand coil with a double helical shape producing 2 DNA molecules each passing one strand from parent molecule and one new strand. अब समझ में आया सेमी कंजर्वेटिव, एक पेरेंट और एक बेबी जो न्यू स्ट्रैंड है वो कैसे बना? Yes. ठीक है, मतलब ये जो है ये इस तरीके से था। तो अब ये जो न्यू बन गए हैं ये आपस में नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा और ये नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा और एक इसमें डॉटर स्ट्रैंड। नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू? Yes, ओके ma'am. ठीक है, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अच्छा अब ये समझो कि डीएनए रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बाय डायरेक्शनल है मतलब दो डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलती रहती है डीएनए की, और उसी वजह से सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मॉडल जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है, यू जस्ट गो थ्रू देम इट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो जस्ट लेट मी नो कि आपको ये ओकाज़ाकी समझ में नहीं आया। ठीक है, बट वेरी सिंपल लैंग्वेज आई हैव ट्राइड एंड आई हैव मतलब मैंने देखा है कि आपको कैसे समझ में आ जाए। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग रिटन ओवर हियर। सो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन है, वो वॉट एवर द थिंग्स आर दैट इज रिटन ओवर हियर इन द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। आपको एग्जाम में नोट नहीं आएगा दोस्तों, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। आपको आएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन लिखने को आएगा पूरा, पर ये पर्टिकुलर चीज का नोट शायद नहीं आता। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो है उनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती है। अनवाइंडिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन इज सेम है दोनों का, अनवाइंड होने का। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कोऑर्डिनेट सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक तरह से एक्ट करते हैं। बोथ ऑर्गेनिजम्स जो है वो चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं, लीडिंग और लैगिंग का। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। एंड बोथ ऑर्गेनिज्म इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन यूजिंग अ शॉर्ट प्राइमर। लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही बार प्राइमर लगता है और कंटिन्यूएशन हो जाती है। लैगिंग स्ट्रैंड में प्राइमर आकर लगाता है और बार बार ओकाज़ाकी आके अटैचमेंट होते हैं। तो दोनों ऑर्गेनिज्म में यही है कि जैसे रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हमारी नीड होती है आरएनए प्राइमर की, ये है सिमिलैरिटी। अब उसी तरीके से डिसिमिलैरिटीज हैं कुछ। ठीक है, तो डिफरेंसेस ये हैं कि देखो, फर्स्ट यूकैरियोट, क्योंकि हमारा डीएनए थोड़ा बड़ा होता है, 25% टाइम्स मोर डीएनए होता है। तो जो रेप्लिकेशन है, हमारा जो रेप्लिकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इनका जो है वो थोड़ा छोटा है और जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन साइट्स होती है, मतलब हमारा डीएनए जहाँ से भी चाहे वहाँ रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है। ठीक है, दे यूज यूनिडायरेक्ट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वेल प्रोकैरियोट जो है वो टू ऑपोजिट डायरेक्ट सेम टाइम हो सकता है इन द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा ना कि सेल जो होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही सारी चीजें हो रही हैं। और अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड है इस तरीके से, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एक साथ ओपन हो जाएगा, एक साथ पूरा रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, पार्ट बाय पार्ट उसको नहीं करना पड़ता है जैसे कि हम। ठीक है, ना सी यूकैरियोट्स जो है हमारे पॉलीमरेजेस थोड़े से ज़्यादा है, मैक्सिमम 4 टाइप्स, यहाँ पर 2 ही टाइप में काम हो जाता है। देन देखो रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक
सेल इज स्लोअर 400 as, ये बस रैंडम एक नंबर है, याद रखने की जरूरत है. यूकैरियोट हैव डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेटिंग द टेलोमियर एट द एंड ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, वाइल यहाँ पर क्रोमोसोमल जो डीएनए वो सर्क्यूलर होता है, सो इनके पास टेलोमियर सिंथेसाइज करने का प्रोसेस नहीं है. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल्स अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन, हमने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा है, तो हमें सिंथेसिस फेज होता है हमारे पास, एक स्पेशल इंटरफेज है जिसमें सिंथेसिस फेज है, जिसमें हम डीएनए स्पेशली रेप्लिकेट करने के लिए एक स्टेज है हमारे पास, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. सुष्मिता क्या ब्लर दिख रहा है बेटा स्क्रीन? आपको स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा लिखा हुआ? क्या ब्लर दिख रहा है सुष्मिता? लास्ट पॉइंट एस फेज है बेटा. इंटरफेज याद है सेल डिवीजन का? Yes, ma'am. आपको सिमिलैरिटी के पहले जो स्लाइड था वो नहीं दिख रहा था. अच्छा, ये ओकाजाकी वाला, मैम ये बेटा आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में रीड कर लेना, इसकी नीड नहीं है लिखने की, इसको लिखने का कोई नीड नहीं है, बट इसको बड़ा कर रही हूँ तो ये स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है इसको छोटा कैसे करना. आप ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके मोबाइल में बड़ा हो जाएगा. आपके उसमें बड़ा करके ठीक है मैम, करके देखेंगे. हाँ ठीक है. अगर आपके उसमें नहीं होता है तो जस्ट लेट मी नो, तो मैं फिर इसमें से और थोड़ा इसको बड़े उसमें लिख दूंगी. अभी मुझे ये नहीं आ रहा है इसको कैसे करना है. ठीक है. क्लियर? हाँ मैम, पढ़ लेंगे, ठीक ठाक है. ठीक है, फाइन. So this is what the DNA replication picture is. फाइन. ना सी आप लोग बेटा इसका जो वीडियो है ऑनलाइन आप देख सकते हो, रेप्लिकेशन के एनिमेटेड वीडियोस है, बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको. यू जस्ट कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरी इजीली कि किस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज किए हैं सब कब लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा. तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ते जाओगे और देखते जाओगे ना वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है. सर मेक श्योर कि आप वो चीज़ कर लो नेक्स्ट क्लास के पहले. एंड दिस मच फॉर टुडे आई थिंक इज इनफ. नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, Thank you, ma'am. बाय. Thank you, ma'am.